हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग पहला चैप्टर आपका प्रारंभ करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। क्लियर है। मेरा बीच में एक लेक्चर हुआ था पॉलिटिकल साइंस में, मैंने चैप्टर नंबर 1 को आपको पढ़ा दिया था, मतलब एक लेक्चर हो गया था चैप्टर नंबर 1 में। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे, कोई नहीं, हम आपका दोबारा से इसको पढ़ लेंगे, रिवीजन भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस की आपकी बुक है और उसी का पहला चैप्टर है भारतीय संविधान। क्या है? भारतीय संविधान। तो जितने बच्चे अपनी कक्षाओं में बैठे हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, लेसन नंबर 1, पॉलिटिकल बुक की साइंस है, क्लास 8th है हमारी। क्लियर है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं संविधान पढ़ने से पहले कि संविधान है क्या। अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता होंगे, अगर आप इनको जानते होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कि आखिर संविधान है क्या, अगर आप पूछोगे। क्लियर है। तो मैं अगर पूछूं कि भाई संविधान क्या है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कहते हैं। क्लियर है। कम शब्दों में अगर आपको बताना हो या फिर आपको डिफाइन करना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो आप कैसे बताएंगे। तो बड़ा सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आपके हमारे देश के नियम कानून को लिखा गया है, जिसमें कुछ हमारे राइट्स दिए गए हैं, कुछ हमारे कर्तव्य दिए गए हैं और गवर्नमेंट कैसे काम करेगी या स्टेट कैसे काम करेगा उसके आपके क्या है नियम लिखे हैं, कुछ लॉ लिखे हैं। उसी के अनुसार जो है अ, व्यक्ति को और सरकार को आपका चलना है संविधान के अनुसार। संविधान आपका सर्वोपरि है। क्लियर है। चलिए, तो देखिए संविधान को हमने समझ लिया। तो संविधान क्या है? संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें क्या लिखा है, किसी देश को चलाने के लिए उसके लॉ लिखे हैं, उसके नियम लिखे हैं कि व्यक्तियों के नियम क्या होंगे, मतलब उनके अधिकार क्या होंगे, उनकी सीमाएं क्या होंगी, कोई राज्य कैसे शासन कर सकता है, देश में किस प्रकार शासन चलेगा, ये सारी चीजों को लिखा होता है। क्लियर है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था, क्लियर है, कि जिस तरह से फुटबॉल के आपके अगर आप बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्लियर है, अगर फुटबॉल के खेल का नियम बदल जाए तो आपका गेम बदल जाता है। उसी प्रकार संविधान को भी इसमें समझाया गया था कि भैया अगर हमने एक भी नियम को दाएं बाएं चेंज किया तो गेम बदल जाएगा। जैसे फुटबॉल को हम हमेशा आपका पैर से खेलते हैं, हाथ से नहीं छूते। अगर हम फुटबॉल को हाथ से छुएंगे तो क्या होगा, खेल का नियम बदल जाएगा और नियम बदल गया तो खेल फुटबॉल नहीं हो जाएगा, आपका वॉलीबॉल हो जाएगा। तो उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें हैं। देखिए मैं सब पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है। आपको बताया भी हूं। फिर भी हम थोड़ा पढ़ लेंगे कि हमें संविधान, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, कोई देश है, कोई कंट्री है, उसको संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमको देखना है। क्लियर है। आइए हम देखते हैं। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है और आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देश के बारे में उम्मीद की जाती है कि अगर कोई कंट्री है तो आपका लोकतांत्रिक हो। एक शब्द आया है लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक का मतलब है जहां पर लोगों के द्वारा चुना गया शासक हो, मतलब चुने गया शासन आपका प्रतिनिधित्व करता हो, कोई देश का व्यक्ति वंशानुगत ना हो। यानी कि कुल मिलाकर चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, यानी कि शासन को चलाने वाले सभी व्यक्ति जनता के माध्यम से चुने होने चाहिए। क्लियर है। उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान में कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश और अपनी इच्छाओं को सपने के अनुसार रख सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे देश का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आम रूप पर कई समुदाय होते हैं जिनके बीच सामान्य बातें होती हैं। जरूर नहीं कि हम सारे मुद्दों को एक दूसरे से सहमत हो सके। संविधान नियमों को एक दूसरे का समूह होता है जिससे देश के सभी लोग अपने देश की पत्ती के रूप में आसान रूप से अपना सकते हैं। इसके जरिए न केवल यह तय किया जाता है सरकार किस तरह से होगी, बल्कि उनके आदर्शों को एक साझी समझी जो विकसित सोच है ये करते हैं और उनको हम पूरे देश की हमको रक्षा करनी चाहिए। तो कैसा है? पहली बात तो एक ये ऐसा दस्तावेज है जिसमें हमारे क्या है, इसमें आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है और आधार है और नागरिकों को अपनी इच्छाओं के अनुसार और अपने सपनों के अनुसार रख सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि समाज की मूलभूत स्वरूप क्या होगा और देश के भीतर आमतौर पर समुदाय रहते हैं
उनकी भी सामान्य बातें हैं, लेकिन जरूर नहीं सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियम एक ऐसा समूह है, ध्यान रखना, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसे एक देश के सभी लोग को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। क्लियर है? और इसके जरिए ना केवल यह तय किया जाता है कि सरकार वहां किस तरह होगी, बल्कि उनके आदर्शों पर ही एक साझी और विकसित सोच को हम लोग इसमें देखते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, आगे देख रहे हैं, हम नेपाल के एग्जाम्पल को पढ़ चुके थे कल के जो हमारा एक लेक्चर हुआ था, हम लोग नेपाल के एग्जाम्पल को पढ़ चुके थे। और आप जानते हैं नेपाल में पहले राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासन था। राजा के शासन को हटाने के बाद लोगों ने वहां अपना शासन किया, लेकिन बाद में वहां के राजा मानेंद्र शाह ने उनको फिर हटाकर अपने सत्ता अपने हाथ में ले ली। क्लियर है? फिर लोगों में बड़ा व्यापक विद्रोह हुआ, और व्यापक विद्रोह होने की वजह से ये सारी चीजें हमको दिखाई दी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन बातों का क्या मतलब है कि ये समझने के लिए आइए कि बिल्कुल अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत के उत्तराधिकारी सीमा पर नेपाल के ताजे इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबरों में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान की मंजूरी दी है, एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि नेपाल में पहले ही संविधान था, लेकिन उसे संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था और वह राजा का शासन था, और 1990 में नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन को सर्वोच्च सत्ता के संविधान रहेगी। नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं और जन आंदोलन को चला रहे हैं। इस संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिली और लोकतंत्र के रास्ते पर चलने और उसके लिए एक नया संविधान चाहिए। पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहिए थे, यानी कि पुराना संविधान इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ कि जिन आदर्शों के साथ हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे चला सकते हैं, वो आदर्श हमको उस पुराने संविधान में नहीं दिखे, इसलिए हमें नई संविधान की जरूरत पड़ी। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू था अंग्रेजों का, लेकिन हमने उसको क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि उसमें वो आदर्श नहीं थे जिससे हमारा देश चल सके। हमारे देशीकरण की भावना नहीं थी, सामुदायिक विकास के कोई चीजें के मुद्दे नहीं थे, वहां लोकतांत्रिक थोड़ी था, वहां तो राजा का शासन था। इसी प्रकार हमने वो संविधान नहीं अपनाया। जिस तरह फुटबॉल खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी प्रकार नेपाल में राजतंत्र की जगह लोकतंत्र का शासन की व्यवस्था पर चलाने के कारण ये सारे नियम बदलने होंगे ताकि नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग 2015 में देश के नए संविधान अपनाया, उसके ऊपर अंश लोकतंत्र नेपाल के बारे में बताया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य यह था कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री के हाथों में रहेगी। तय क्या हुआ पुराने समय में कि भैया राजा और जो मंत्री है पूरा देश इनके हाथ में रहेगा, यानी कि लीडरशिप किसके पास है? जो राजा है, और राजा की जो आपका मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है उसके पास ही क्या रहेगी? मेन बागडोर रहेगी, मेन शासन नेपाल का वही चलाएंगे। जिन देश में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी का इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है। इस तरह की विकृतियों से बचा जा सके और उपाय संविधान से मिलते हैं। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग के लिए भारी अन्याय हो सकता है। इसके साथ ही नीचे दी गई चित्र पटकथा को आप देख सकते हैं। नीचे दी गई पटचित्र कथा है, उसको हम लोग आपका दे सकते हैं। क्लियर है? अभी हमने पढ़ा है। अब देखिए सुरेश, इसमें बड़ा छोटा सा एग्जांपल है। एक बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है और मॉनिटर बनने के बाद वो क्या करता है, उस बच्चे का गलत नाम लिखता है, जो बच्चा वहां शोर नहीं मचा रहा था या नहीं लिख रहा था। तो मैडम उसको पनिश करती है कि आज तुम्हें आपका सवाल लिखना है कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगी। बच्चा कहता है कि मैडम मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, लेकिन उसको मैडम आपका पनिश करती है। कहने का मतलब ये है अगर किसी के हाथ में कोई पावर लग गई है, लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं।
जैसे इस एग्जाम्पल में किया। तो कोशिश क्या रहती है कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो। मेन समस्या क्या है कि जो हमारी पावर है उसका दुरुपयोग ना। मान लीजिए आज कोई मिनिस्टर बन गया, आज कोई आपका विधायक बन गया, कोई और किसी पावर पर पहुंच गया, वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए, किसी और चीज के लिए वो आपका अपनी पावर का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करे। शायद किसी को वो आपका परेशान कर सकता है, किसी को वो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन संविधान इन सबसे हर व्यक्ति को क्या करता है, एक आपका सुरक्षा की भावना उत्पन्न कराता है और सुरक्षा देता है। क्लियर है? इसलिए कहते हैं कि संविधान की नजर में सब समान है। आर्टिकल 14 को पढ़िए। भारत में समान विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण दोनों चीज दी है। इक्वलिटी है आप लॉ के अनुसार, और आपको संरक्षण भी दिया गया है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आपको संरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए, लोकतांत्रिक समाज में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके तहत राष्ट्र नेताओं के हाथ सत्ता के दुरुपयोग से रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो मौलिक अधिकार वाले खंड में दिए गए हैं। वह आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कि देश में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझिए, गौर कीजिए, हमारा संविधान क्या बोलता है कि देश के सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है, यानी कि देश के सब व्यक्ति समान है। समानता का अधिकार मतलब सब समान है। अब सब समान में मतलब क्या है? चाहे उसका कोई भी धर्म हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, और किसी भी जन्म स्थान का हो, कि वो गांव का हो, शहर का हो, आदिवासी का हो, कोई भी कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से इन 5 आधार पर, ध्यान दीजिए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इन आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या है? संविधान का उल्लंघन, आर्टिकल 15 का उल्लंघन माना जाएगा। क्लियर है? सॉरी, आप आगे बढ़ते 15 का। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिए गया एक मौलिक अधिकार है। तो कैसा है? जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक फंडामेंटल राइट्स है। कैसा है? एक आपका फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर है? लोकतांत्रिक अधिकार में संविधान एक महत्वपूर्ण काम करता है। कह रहे जहां पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र मतलब जहां का प्रमुख या किसी देश का जो शीर्ष नेता होता है वो क्या हो? वो लोगों द्वारा चुना हो, उसको कहते हैं लोकतंत्र। जैसे आप ब्रिटेन को देखिए, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, लेकिन वहां राष्ट्रपति नहीं है। वहां क्या है? वहां राजा है। क्या राजा को लोगों ने चुना है? नहीं, राजा वंशानुगत है, इसलिए वहां क्या नहीं है? वहां लोकतंत्र नहीं है। क्लियर है? वहां क्या है? लोकतंत्र नहीं है, सॉरी गणतंत्र नहीं है, क्षमा चाहूंगा, वहां क्या नहीं है? गणतंत्र नहीं है। क्लियर है? यहां हमारे यहां लोकतंत्र, यहां लोग ही शासन करते हैं। क्लियर है? सारे फैसले लोगों के हाथ में है। कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों को खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मान लीजिए आज आज आपका किसी से आपका झगड़ा है किसी वर्ग या समूह से, कल आप उठकर कोई बड़े पद पर पहुंच जाए, तो बड़े पद पर पहुंचने के बाद आप उनको दबा नहीं सकते, आप उनको धमका नहीं सकते, आप उनकी चीजों को छीन नहीं सकते। क्लियर है? ये सब राइट्स है। ठीक। और नीचे दिए गए चित्रपट कथा में वहां कक्षा के भीतर एक घटना के इस आधार को समझाया गया है। अब हमने पीछे सुन लिया कि भाई क्या घटना हुई उसके अंतर्गत पूरा, और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार कैसे करके उस लड़के ने आपका उनको कैसे परेशान किया। उसका नाम लिख दिया कि मैडम ये परेशानी कर रहा, शोर मचा रहा था। मैडम ने आके उस बच्चे को पनिश कर दिया मॉनिटर के कहने पर कि शायद इसने तंग किया है, और मैडम ने उसको आदेश दिया कि आपको 100 बार लिखना होगा कि मैं मॉनिटर को परेशान नहीं करूंगा। खेल की घंटी शुरू होने वाली थी, चलो आज कुछ अलग खेल खेलते हैं। बास्केटबॉल नहीं, हम तो क्रिकेट खेलेंगे। अब क्लास में हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं हमको बास्केटबॉल खेलना है, कुछ कह रहे हैं भाई हमको क्रिकेट खेलेंगे। अब देखिए, ठीक, अब वो कह रहे हैं हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं। ये बात लड़कियां कह रही है क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हम पे भी गौर किया जाए। अब लड़के चाह रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलें,
लड़की चाह रही कि हम बास्केट मतलब वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेलें, लेकिन मुसीबत क्या है, लड़कों की संख्या ज्यादा होने की वजह से हम लोग बास्केटबॉल नहीं खेल पाते हैं। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों के हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहता है कि भाई पूरी क्लास खड़ी हो जाए, अब विवाद हो चुका है, मतलब एक मुद्दा आ गया है, कुछ लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं और कुछ लोग आपका बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं। अब ये कैसे तय करें कि क्लास क्या खेलेगी? क्लियर है? तो सब लोग इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर आपको अपनी राय देनी है, और राय देने में आपको हैंड रेस करना है। आप कक्षा के लोग बच्चे सारे खड़े होकर अपना हाथ खड़ा करें। अब मुझे बताइए जीत किसकी होगी? जिसकी आपका बहुमत, जिसकी संख्या ज्यादा होगी। अब देखिए हाथ खड़ा किए, हाँ 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 हम जीत गए। अब कह रहे यह तो होना ही था क्योंकि लड़कों की संख्या कक्षा में ज्यादा है। अगर आपके लड़के ज्यादा हैं तो ऑब्वियस बात है, और लड़कियां कम हैं तो अगर हाथ खड़े होंगे तो हमेशा लड़के ही जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं। सिंपल। अब ऐसे ही हमको समझना चाहिए कि अगर देश के अंतर्गत कोई वर्ग कम है तो उसका कम प्रतिनिधि है, कोई वर्ग बड़ा है तो उसका बड़ा प्रतिनिधि है, यानी कि बड़ा वर्ग छोटे वर्गों पर हमेशा अपनी चीजों को थोप सकता है या अपनी मनमानी कर सकता है। ये आपका क्लास और गेम में तो चल सकता है एक बार को, लेकिन किसी देश के अंदर ही चलना उचित नहीं है। देश के अंतर्गत आपका ये नहीं चल सकता है। क्लियर है? ये हमको देखना चाहिए। अब देखिए अब क्या हुआ, कह रहे हैं कि उपरोक्त चित्रकथा पट में कौन लोग हैं जो अल्पसंख्यक में हैं। बहुसंख्यक गुट द्वारा दिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह से दबाए जा रहे हैं। कैसे हैं हम इनको, कैसे दाब रहे हैं, कैसे इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, हम कैसे प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं इनको, ये हमको देखना है। क्लियर है? ये हमको देखें। इस तरह के अस्वस्थ हालत में लोकतांत्रिक समाज भी पैदा हो सकता है। कह रही जैसी अस्वस्थ हालत है ऐसे में लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा हो सकता है। ये स्थिति हमारे देश में के अंदर भी बन सकती है, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसलों को लागू कराते रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति ना हो। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम हो, उनको अल्प माने कम, संख्या मतलब जिनकी संख्या कम है। अब जैसे क्लास में लड़कियों की संख्या कम थी तो क्लास में अल्पसंख्यक हुई लड़कियां, और बहुमुख कौन हुए? लड़के हुए। कह रहे उनका नुकसान होता है, यानी कि अल्पसंख्यकों का नुकसान होगा। जैसे लड़कियों की इच्छा बास्केटबॉल खेलने की थी लेकिन संख्या कम होने की वजह से वो नहीं खेल पाई। इस चित्र पटकथा से पता चलता है कि निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। निरंकुश यानी कि पावर, यानी कि सत्ता, यानी कि समाज, सब कुछ किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना चला जाए तो उसको कहते हैं हम निरंकुशता। और डरते हैं लोग कि ऐसा ना हो, तो संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है। क्या करते हैं? जो हमें संविधान में नियम दिए हैं हम इस बात का ख्याल रखते हैं। ख्याल मतलब हम उनको ध्यान रखते हैं कि अल्पसंख्यकों को किसी तरह से वंचित ना किया जाए, यानी कि जो राइट्स हैं उनको देखे जाए। बहुसंख्यकों को सामान्य रूप से उपलब्ध हो। अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की निरंकुशता और दबाव पर प्रतिबंध लगाता है। दबाव का एक समूह समुदाय के ऊपर भी हो सकता है जिसके अंतर सामुदायिक यानी कि इंटर कम्युनिटी का वर्चस्व होता है। फिर एक समुदाय के भीतर कुछ दूसरे समुदाय का दाब कर सकते हैं जिसके तहत सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुदायिक वर्चस्व, यानी कि जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के दबाव पर अपनी चीजों को हावी कराता है या हावी दिखाता है तो हम क्या कहते हैं कि भैया वर्चस्व है इस समुदाय। क्लियर है? ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो आपको समझ आना चाहिए कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? या कैसे हम इनको समझ सकते हैं। क्लियर है? तो वर्चस्व क्या है, वर्चस्व का महत्व क्या है, किस प्रकार हम इनको देख सकते हैं, इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है इनके दिखाई दे रहा है, ये हमको सारे एक एक मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है और एक एक करके हम इनको देख सकते हैं। क्लियर है? और वर्चस्व क्या है। चलिए, तो आपको इतना ध्यान आया कि आखिर में ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी समस्या क्यों है। कह रहे संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकते हैं। इस बात को सुनने में जरा अजीब लगता है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचते हैं
और ऐसे विचार में हमारे ही व्यापक हित के बारे में नुकसानदेह हो सकती है। संविधान भावनाओं को बचाने के लिए मदद करता है। इसे हमें समझने के लिए नीचे दी गई चित्रकथा पथकथा को देखेंगे। तो बच्चों चलिए इसको हम जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे चित्र पथकथा को। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि संविधान की क्या स्थिति है, क्यों जरूरी है, क्या कारण है। छोटा सा एग्जाम्पल देखा, शेष हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।